नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईआई समिट पर छिड़े सियासी घमासान की। प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप हैं। शंकराचार्य की बड़ी मांग की। जो सच्चाई है वो समाप्त नहीं होती है, वो तो सदा बनी रहती है। देखेंगे जेएनयू में क्यों भड़की हिंसा, तमिलनाडु की फाइनल वोटर लिस्ट में कितने लोगों के कटे नाम, जानेंगे कैसे मोहब्बत की दुकान के योद्धा बने दीपक। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर करारा तंज, बोले सब अपने अपने दावे ठोक रहे, भाजपाई आंख में धूल झोंक रहे। कांग्रेस के पूर्व सांसद दानिश अली को मिला एसआईआर का नोटिस, बोले सालों तक संसद में आपकी आवाज उठाई और आज प्रशासन मुझसे मेरा वजूद पूछ रहा। नोटिस को बताया बीजेपी प्रशासनिक दहशतगर्दी। एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले की सीबीआई जांच की दोहराई मांग, बोले राहुल गांधी को लिखूंगा चिट्ठी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू के जांच से बाहर रहने की कही बात। राहुल गांधी ने भाजपा से लड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा में नेता विपक्ष की जमकर की तारीफ, कहा इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 479 अंकों के उछाल के साथ 83,294 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 141 अंकों की तेजी के साथ 25,713 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एआई समिट को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जिस तरह यूथ कांग्रेस ने समिट के बाहर प्रदर्शन किया, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए, तब से ही मोदी सरकार बौखलाई हुई है। इन नेताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं और खुद पीएम मोदी ने इस प्रदर्शन पर ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एआई समिट में युवा कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विपक्ष ने अमेरिका के सामने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के पोस्टर वाले टी शर्ट लहराए, सरकार उसका काट नहीं खोज पा रही है। ऐसे में उसकी बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, पहले ही 4 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब पुलिस ने ग्वालियर से यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 24 घंटों में यूथ कांग्रेस से जुड़े 7 नेताओं की गिरफ्तारी की खबर है। पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इसे उत्पीड़न करार देते हुए सरकार से मांग की है कि नेताओं का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। शांतिपूर्ण असहमति को अपराध या धमकी नहीं माना जाना चाहिए। युवाओं को सवाल पूछने का अधिकार है, खासकर जब हालात जवाबदेही की मांग करते हैं। उन्होंने सरकार से डिमांड की है कि हम एफआईआर की पूरी जानकारी देने की मांग करते हैं, जिसमें हिरासत में लिए गए सभी लोगों की गिरफ्तारी का सही कारण भी शामिल हो। सरकार को सीसीटीवी फुटेज और ऐसे अन्य सबूतों का खुलासा करना चाहिए जिनके आधार पर ऐसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। हिरासत में लिए गए सभी लोगों और उनके परिवारों को तुरंत कानूनी मदद मिलनी चाहिए। अधिकारियों को यह पक्का करना चाहिए कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वालों के परिवारों के खिलाफ सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल न हो। विपक्ष ने कांग्रेस के इस रवैये पर कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह बीते दिन पीएम मोदी ने इस प्रदर्शन को लेकर हमला बोलते हुए कांग्रेस को नंगा बताया था, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, प्रधानमंत्री ने नंगे शब्द का प्रयोग किया है। ये कोई शब्द है बोलने का? नंगे आप हैं जिसने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण किया। नंगाई आपकी है जिसने अमेरिका के सामने भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया। तो जिस तरह कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चौतरफा मोर्चा खोल दिया है, उसके यूथ विंग से लेकर तमाम राज्यों की इकाई तक सरकार पर हमलावर है। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। अब देखना होगा कि ये टकराव कहां जाकर थमता है। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच टकराव थम नहीं रहा। शंकराचार्य पर शोषण के आरोप लगाए गए हैं और मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसकी जांच शुरू की जा चुकी है। इस बीच शंकराचार्य ने एक बड़ी मांग कर दी है, जिससे यूपी प्रशासन शक के घेरे में आ गया है। तो क्या मांग की है शंकराचार्य ने और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच शुरू हुआ टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज की गई। पॉक्सो कोर्ट के निर्देश पर शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है, जिसकी जांच भी अब शुरू कर दी गई। शंकराचार्य ने मांग की है कि इस मामले की जांच किसी और राज्य की पुलिस करे।
उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जांच पर कहा कि बीजेपी शासित पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है और साथ ही मांग की कि गैर बीजेपी शासित पुलिस इस मामले की जांच करे। एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारा अंतकरण हमारे साथ है, हम निर्दोष हैं, ये सब बनावटी है, जो कहानी गढ़ी गई वो झूठी सिद्ध होगी। हम आपके कैमरों की जद में थे, पुलिस ने हमारे साथ ज्यादती की। अगर पुलिस हमें अरेस्ट करने के लिए एक्शन भी लेती है तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे। पब्लिक सब देख रही है, कहानी झूठी साबित होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उन्होंने बीजेपी की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि सरकार यही चाहती है कि यही धर्माचार्य रहे, यही सरकार रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो सरकार इस समय है ये चाहती है कि हम ही धर्माचार्य हों, हम ही सरकार हों। दूसरे जो गुरु हैं उन सबको या तो अपना अनुगत बना लिया जाए, जी हजूर बना लिया जाए, और या तो फिर उनको मान मर्दन करके समाप्त कर दिया जाए। तो बहुत सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने अपना पालतू बना लिया है, कोशिश कर ली है कि अब वो उनकी यहाँ मिला रहे हैं, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें। अब ये शंकराचार्य जी का पद है, 4 शंकराचार्य देश में है जो सनातन धर्म की रक्षा सदा से करते चले आए हैं। उन पे प्रहार हमारे माध्यम से उन्होंने शुरू कर दिया है कि या तो हमारे वश में हो जाइए और नहीं तो आपको किसी भी तरह से कुछ भी करके बर्बाद कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 फरवरी को शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों का अदालत में वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज हुआ था। कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट को भी संज्ञान में ले लिया था। बयान दर्ज करने और पुलिस रिपोर्ट संज्ञान में लेने के बाद कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया था और अब इस मामले में शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जिसके बाद शंकराचार्य ने बीजेपी पर अपने हमले और तेज कर दिए और साथ ही इसे साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बीजेपी की कुनीतियों पर सवाल उठाए हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। शंकराचार्य ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं तो जेएनयू में भी बवाल मच गया है, जहां छात्रों के अलग अलग गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कई छात्र घायल हो गए, जिससे यूनिवर्सिटी के परिसर में तनाव का माहौल देखा गया। तो जेएनयू क्यों बना अखाड़ा, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू देश के सबसे मशहूर शिक्षण संस्थानों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जेएनयू कैंपस शिक्षा के लिए नहीं बल्कि हिंसक और विवादित भाषणों से जुड़ी घटनाओं के चलते सुर्खियों में बना हुआ है। और अब एक बार फिर जेएनयू कैंपस में हंगामा और हिंसा का ताजा मामला सामने आया है। देर रात छात्रों के अलग अलग गुटों के बीच झड़प हो गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और पत्थरबाजी के आरोप भी लगाए हैं। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब लेफ्ट विंग छात्र संगठनों ने वाइस चांसलर शांति श्री डी पंडित पर कथित जातिवादी टिप्पणियों के विरोध में जुलूस निकाला। इस मार्च में छात्रों ने वाइस चांसलर से इस्तीफे और जवाबदेही की मांग की। छात्र नेताओं का आरोप है कि वाइस चांसलर ने यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन को लेकर एक वर्ग विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने उन पर हमला किया, जबकि एबीवीपी ने दावा किया है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों को निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई। इस मामले पर एबीवीपी ने एक्स पर जानकारी देते हुए पोस्ट किया, जेएनयू में बेरहमी से हिंसा, लेफ्ट से जुड़े ग्रुप्स के चौंकाने वाले हमले में स्टूडेंट्स बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उनकी बस इतनी गलती थी कि वो लाइब्रेरी में शांति से पढ़ रहे थे। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कायरतापूर्ण टारगेटेड हिंसा है जो यहाँ पढ़ने आए थे, हमला करवाने नहीं। आइडियोलॉजिकल गुंडों को कब तक कैंपस में आतंक मचाने दिया जाएगा? हम तुरंत गिरफ्तारी और सख्त एक्शन की मांग करते हैं। दिल्ली पुलिस अभी एक्शन लो, स्टूडेंट्स की सेफ्टी का इंतजार नहीं किया जा सकता। वहीं लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों का कहना है कि उनका विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन एबीवीपी के छात्रों ने जानबूझकर तनाव बढ़ाया और उन पर पथराव किया। इस बीच जेएनयू प्रशासन का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि कैंपस में सही एकेडमिक माहौल बनाए रखने के लिए यूनिवर्सिटी के नियमों और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ से अपील की है कि वो किसी भी गैर जरूरी एक्टिविटी में शामिल न हो। जेएनयू में टकराव के बाद डर का माहौल है तो डराने वाले आंकड़े एसआईआर के बाद जारी हुई तमिलनाडु की फाइनल वोटर लिस्ट के बाद सामने आए हैं, क्योंकि तमिलनाडु की फाइनल वोटर लिस्ट में 97 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग सवालों में घिर गया है। देखिए रिपोर्ट। 2026 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें तमिलनाडु का नाम भी शामिल है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।
तो वहीं चुनावी तैयारियों के तहत राजनीतिक दलों की बैठकें भी जारी है और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने तमिलनाडु एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने 23 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी और इसमें 97,37,000 नाम हटाए गए हैं, जो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। एसआईआर के बाद राज्य में अब कुल 5,43,00,000 मतदाता रह गए हैं। बता दें कि एसआईआर के शुरू होने से पहले तमिलनाडु में 6,41,14,587 मतदाता थे। हालांकि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में केवल 5,43,76,757 मतदाता ही शामिल हैं, यानी लगभग 97,37,831 लोगों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। चुनाव अधिकारियों ने साफ किया है कि लिस्ट से हटाए गए नामों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन मतदाताओं का है जो अब जीवित नहीं है। बाकी कई वजहों से हटाए गए 66 लाख नामों में से पात्र व्यक्तियों को प्रपत्र 6 के माध्यम से फिर से आवेदन करने का मौका रहेगा। इस प्रक्रिया से नए पात्र मतदाताओं सहित योग्य मतदाताओं को संशोधित सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा। बता दें कि मतदाता सूची के एसआईआर का काम पिछले साल 4 नवंबर को पूरे तमिलनाडु में शुरू किया गया था, जो 40 दिनों तक चला और 14 दिसंबर को समाप्त हुआ। वहीं एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने के बाद राज्य में चुनाव आयोग की टीम पहुंचने की खबर भी सामने आई है, जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि जल्द ही विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पहले से ही सवालों में है। अब सभी की नजरें विधानसभा चुनाव की तारीखों पर हैं, तो नजरें उत्तराखंड के जिम संचालक दीपक कुमार पर भी लगी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने एक मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार को कुछ लोगों की भीड़ से बचाने के लिए हिम्मत दिखाई थी। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उनके समर्थन में दिखाई दिए और अब राहुल ने दीपक कुमार से मुलाकात की है। तो क्या कुछ हुआ इस मुलाकात के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मुस्लिम बुजुर्ग दुकानदार के लिए मसीहा बने उत्तराखंड के कोटद्वार के दीपक कुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है और इसकी जानकारी खुद कांग्रेस ने दी है। पार्टी ने राहुल गांधी और दीपक की मुलाकात की फोटो शेयर की है। फोटो में राहुल दीपक का हाथ पकड़े साथ ही गले लगाते दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक से मुलाकात की। मोहम्मद दीपक ने एकता, भाईचारे और हिम्मत की वो मिसाल पेश की है जो देश के हर युवा को अन्याय और नफरत के खिलाफ लड़ने का हौसला देगा। दीपक मोहब्बत की दुकान के योद्धा हैं। पूरे देश को इन पर गर्व है। तो वहीं इस मुलाकात के बाद दीपक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। बता दें कि इससे पहले भी राहुल दीपक के समर्थन में आए थे जब उन्होंने दीपक की बहादुरी की तारीफ की थी। दरअसल हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार पर दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने का दबाव बनाया जा रहा था। इसका दीपक ने विरोध किया और जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। कुछ लोगों ने इसे सामाजिक सौहार्द का संदेश बताया तो कुछ ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद कुछ संगठनों ने दीपक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद माहौल काफी बिगड़ गया। लोगों ने दीपक की जिम आना बंद कर दिया, जिस पर दीपक का कहना है कि लोगों में डर बैठ गया है। कई सदस्य फोन कर कहते हैं कि हालात सामान्य होने पर लौटेंगे। ऐसे में दीपक हिम्मत के साथ खड़े हैं और अब उन्हें राहुल गांधी का भी साथ मिल गया है। राहुल की इस मुलाकात ने हर तरफ सुर्खियां बटोरी हैं, तो भारत में बाघों से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पूरे भारत में बड़ी संख्या में बाघ की जान अवैध तरीके से ले ली गई है। आरटीआई की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण के राज्यों तक से बाघ के अवैध शिकार के मामले सामने आए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पिछले कई सालों में देश भर में बाघों के अवैध शिकार के मामले बढ़े हैं और पिछले 20 सालों में अब तक कुल 200 बाघों का अवैध रूप से शिकार किया गया है। आरटीआई की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है और बड़ी बात तो ये है कि इस मामले में टाइगर स्टेट यानी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। भारत में सबसे ज्यादा बाघ एमपी में ही पाए जाते हैं। ऐसे में ये खुलासा हैरान करने वाला है कि इसी राज्य में अवैध तरीके से सबसे ज्यादा बाघ मारे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में लगभग 3600 बाघ हैं, जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का लगभग 75% है। लेकिन बीते 20 सालों में बाघों के शिकार से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2005 से 2025 के बीच पूरे भारत में लगभग 200 बाघों का अवैध शिकार हुआ है, जिसमें सबसे आगे मध्य प्रदेश रहा। मध्य प्रदेश में 36 बाघों का अवैध रूप से शिकार किया गया। उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 14 रहा, वहीं कर्नाटक में 13, महाराष्ट्र में 9, असम में 6,
उत्तराखंड में 4, केरल में 4, तमिलनाडु में 3, छत्तीसगढ़ में 3 और आंध्र प्रदेश में भी यह आंकड़ा 3 रहा। बड़ी बात तो यह है कि ये शिकार तब हुए हैं जब देश में सख्त कानून है। बता दें कि भारत में बाघ का शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक गंभीर और गैर जमानती अपराध है। इसके तहत दोषी को 3 से 7 साल तक की कैद की सजा और भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। बाघ को अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 में रखा गया है, जो सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इन कानूनों के बावजूद अवैध शिकार के केसेस बढ़े हैं। वहीं ये खुलासा होने के बाद मोदी सरकार भी फंसती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक तरफ तो मोदी सरकार टाइगर प्रोजेक्ट के तहत देश में बाघों की संख्या को बढ़ाने पर जोर दे रही है। पीएम मोदी बाघ के साथ फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। दूसरे देशों से चीते लाए जा रहे हैं, लेकिन देश में बाघों के अवैध शिकार पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर भी बने हुए हैं। अमेरिका कब ईरान पर हमला कर देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। युद्धपोत तैनात है, फाइटर जेट्स पोजीशन में है, अब बस आदेश का इंतजार है। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे के अंदर अमेरिका अपनी सेना को हमले का आदेश भी दे सकता है, जिसे देखते हुए भारत समेत तमाम देशों ने भी चेतावनी जारी कर दी है। तो क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाली है जंग? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। अगले 48 घंटे के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमले की हरी झंडी दी जा सकती है, जिसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट जंग की चपेट में आ सकता है। यही वजह है कि तमाम देश इसे लेकर चिंता में हैं, अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को किसी भी तरह से तुरंत ईरान से निकलने की सलाह दी है, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तीसरे दौर की वार्ता की तारीख तय हो गई है। 26 फरवरी को जेनेवा में ओमान की मध्यस्थता में दोनों देश बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों की सेनाएं भी जंग की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वॉशिंगटन खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता न होने पर बुरे नतीजों की चेतावनी दी है। लेकिन ट्रंप जो बोलते हैं वो उस पर अमल भी करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। पूर्व CIA अधिकारी किरियाकोव ने भी यही दावा किया है कि ट्रंप को कोई भी समय सीमा दी गई हो, लेकिन वो इसका पालन नहीं करेंगे। ऐसे में ईरान पहले से सतर्क है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को चेताया है कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता से उत्साहजनक संकेत मिले हैं, लेकिन तेहरान वार्ता के एक और दौर से पहले किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। ईरान क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, यानी अगर अमेरिका बातचीत की आड़ में हमला करता है तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। वो हर हाल में अमेरिका को कड़ा जवाब देगा। इन हालात में अब सबकी नजरें मिडिल ईस्ट पर बनी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल और मुस्लिम बुद्धिजीवी नेता आरिफ मोहम्मद खान एक जमाने में बीजेपी के और मोदी के बहुत बड़े आलोचक हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि गोधरा कांड के बाद में नरेंद्र मोदी की छवि उनके दिमाग में बहुत ही खराब हो गई थी। उसके बाद में वो 4 महीने तक गुजरात में जाकर रहे। आप सोचिए कितना बड़ा काम रहा होगा ये, क्योंकि उस जमाने में किसी गैर मुस्लिम का रहना तो वहाँ ठीक था। कोई मुस्लिम 4 महीने तक गुजरात में गुजरात दंगों में के बाद में जाकर के वहाँ पर रहे। वो वहाँ जाकर रहे। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में उसके बाद से नरेंद्र मोदी की छवि एकदम से बदल गई। उसके बाद वो काफ़ी बड़े उनके प्रशंसक बन गए और 2019 के बाद से आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल बनकर के नरेंद्र मोदी जी की सेवा कर रहे हैं। तो ये थी उनकी सफलता की क्रोनोलॉजी। अगर आप भी ये सब अपनाना चाहते हैं तो अनलिमिटेड सेवा का मौका आपको भी नरेंद्र मोदी के दरबार में मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।